नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं हम लोग। क्या प्रधानमंत्री मोदी के विकास के एजेंडे को संघ और वीएचपी, उनके जो सहयोगी हैं, वो ही पीछे धकेल रहे हैं? क्या संघ मोदी के लिए वो परेशानी का सबब बन गया है जो चुनाव के दिनों में कांग्रेस नहीं कर पाई? क्योंकि साक्षी महाराज जैसे लोग गॉडसे को राष्ट्रवादी बताते हैं। खैर, गॉडसे को राष्ट्रवादी बताने पर उनसे माफी मंगवाई गई, लेकिन फिर हिंदू औरतों को 4 बच्चे पैदा करने का बयान आ गया। इस बयान पर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, मगर ऐसा कोई नोटिस योगी आदित्यनाथ को नहीं मिला। बुधवार को बरेली की एक सभा हुई, पिछले बुधवार को। वहां पर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने साध्वी प्राची के बयानों की वकालत की और ये भी कहा कि वो लाहौर, रावलपिंडी और जम्मू कश्मीर में भगवा झंडा लहराना चाहते हैं। वीएचपी बार बार कह रही है कि वो अपने एजेंडे पे चलेगी। तो वीएचपी का जो एजेंडा है, क्या वो प्रधानमंत्री के एजेंडे से मिलता जुलता है? प्रधानमंत्री खुद संघ के प्रचारक रहे हैं। अब क्या प्रधानमंत्री को उसी आरएसएस के एजेंडे से खतरा है? क्या वो आरएसएस को कंट्रोल कर पाएंगे या आरएसएस अभी भी उन्हें कंट्रोल कर पा रही है? अलग अलग मत हैं इस पर और बहुत बड़ी चर्चा का ये विषय जरूर है, जिसके लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आज हैं। ओम थानवी हैं मेरे साथ, एडिटर हैं जनसत्ता के। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और संघ के को करीब से जानने वाले। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर सरेशवाला, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ हैं मौलाना मेहदी हसन, मुस्लिम धर्मगुरु, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को स्कल कैप पहनने को दी थी और उन्होंने जब पहनी नहीं थी तो इसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। कमाल फारूकी साहब, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य। डॉक्टर अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस, और लखनऊ से जूही सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मैं शुरू आपसे करना चाहती हूँ प्रोफेसर संगीत रागी। उद्योग जगत जो खास करके है वो बड़ा परेशान इन दिनों दिखा। हमने देखा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भगवती जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कई इंटरव्यू दिए, एनडीटीवी को भी इंटरव्यू दिया और उसमें भी कहा कि जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस एजेंडे से हम कहीं इधर उधर जा रहे हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और ये भी कहा कि दीज आरएसएस गाइज वरी मी। आपको लगता है दीज आरएसएस गाइज आर वरीइंग फॉर द पीएम? चिंता होनी चाहिए? जो कुछ भी हो रहा है वह बीजेपी का एजेंडा नहीं है। प्रधानमंत्री के तरफ से अभी तक जो कुछ भी आया है वह विकास का ही एजेंडा आया है, सबका साथ और सबके विकास का ही एजेंडा आया है। लेकिन साथ में यह भी देखना पड़ेगा कि जो धर्म परिवर्तन वगैरह के सारे मुद्दे जो है पिछले 4-5 महीनों में बहुत प्रखरता के साथ हो रहे हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि भी हमें समझनी पड़ेगी। पिछले 10 साल के कांग्रेस राज के अंतर्गत जिस प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट का, जिस प्रकार से माइनॉरिटी में खास करके माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बन गया है। माइनॉरिटी को खतरा किससे है? 1-2% की जो माइनॉरिटी है उसको खतरा नहीं है। जो 20% की माइनॉरिटी है वो अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेकर के हमेशा खतरे में रहता है। जब भी हम बात करते हैं, हम एक चाहते हैं कि एक जाति विहीन समाज बने, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि हमारा जो कानून बने वो जाति के आधार पर बने। ओम थानवी साहब, इस तरह के जो कम्युनल बयान आ रहे हैं उनको कम्युनल रंग में देखना ही होगा, क्योंकि जब आप कहते हैं कि 4 बच्चे हर हिंदू औरत को पैदा करना चाहिए, या इस तरह साक्षी महाराज हों या फिर योगी आदित्यनाथ हों या तमाम तरह के जो बयान आते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के कम्युनल बयानों से जो ये विकास का एजेंडा है वो डीरेल होता है? देखिए, एक तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज का दिन आपने चुना इस चर्चा के लिए। इस देश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन 13 जनवरी से 18 जनवरी तक महात्मा गांधी ने दिल्ली में एक उपवास किया था, आमरण अनशन किया था, और वो सफल रहा था। उनके सामने लोगों ने हथियार ला के डाले और आरएसएस, हिंदू महासभा से लेकर के मुस्लिम संगठनों तक ने एक डिक्लेरेशन, एक संकल्प पत्र पे दस्तखत किए और इस देश में अमन चैन जो है वो किस तरह से कायम हो सकता है उसकी एक मिसाल रखी गई जी। और आज के दिन हम फिर जो है एक ऐसे संकट में पड़े हैं जिसमें भी चर्चा भी करते हैं, देश में भी चर्चा हो रही है, दुनिया में भी हमारी चर्चा हो रही है और बदनामी भी हो रही है। ये सरकार आने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ उनका एजेंडा क्या है, लेकिन सत्ता में आने के बाद, पहले भी सत्ता में आए हैं, तब आपका एक बहुलतावादी दृष्टिकोण होता है। और आने के बाद में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। अब आपने तो कहा सबको साथ लेके चलेंगे और आपके लोग जो हैं गॉडसे
के बारे में परिसर में कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी था और महात्मा गांधी भी राष्ट्रवादी थे। उनका मंदिर बनाया जा रहा है। घर वापसी की बात आप कर रहे हैं, घर में कोई लौट के आना चाहता है, क्या बुराई की बात है? पर आप ये भी फिर चर्चा कीजिए कि घर कोई छोड़ के गया क्यों था। आप जबरन लोगों को अगर घर लाएंगे तो अंततः फिर आपको अपना कार्यक्रम समेटना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को या संघ को कहना पड़ा कि इसको अभी आप समेट लीजिए। बल्कि जिसने सिलसिला शुरू किया था उसको बेचारे को उत्तर प्रदेश से हटाई दिया। लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि आपकी जो ग्रंथि है, आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो साइकी है, उसके भीतर जो है ना वो चीज बसी हुई है। आप उसको ढक सकते हैं, लेकिन जब नेताओं को मौका मिलेगा तब यही कहेंगे कि हमारे यहाँ एक बलात्कार होगा, हम बदले में 10 करेंगे। ये भाषा आपको उनकी मिलेगी जिनके हाथ में अभी कमान है। एक अगर हिंदू मारा जाएगा हम 100 मुसलमान मारेंगे, ये उनकी भाषा है जिनको हमने राज सौंप दिया है। तो मैं मानता हूं कि देश जो है एक ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए महात्मा गांधी की बात मैंने याद दिलाई और आज के दिन इसलिए और ज्यादा प्रासंगिक हो। जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को करीब से जानते हैं और दूसरे ये कहा जाता है कि आप उनका एक अल्पसंख्यक चेहरा है जो उनके साथ जुड़े हैं। आपने उनकी लगातार तारीफ की है। जो भी ओम थानवी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये संकट प्रधानमंत्री के सामने है? प्रधानमंत्री विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और जब चुनाव था उस दौरान भी जफर साहब उन्होंने बार बार कहा कि विकास विकास का नारा दिया। बल्कि विपक्ष की जो पार्टियां थी, कांग्रेस जैसी पार्टी भी जो थी, वो उनके कम्युनल बयानों को या कम्युनल एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती थी, पर मोदी ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। अब वीएचपी और आरएसएस जो उनके सहयोगी हैं, वो जो एक तरह से लगता है कि विपक्ष का काम कर रहे हैं, वो रह रहे के, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको डांट भी लगाई है कि इस तरह की बातें ना करें, पर रह रहे के ऐसे बयान आते हैं। और क्या इससे प्रधानमंत्री मोदी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है या दरअसल वो इससे सहमत हैं इन बयानों से? मैं नरेंद्र मोदी साहब का समर्थक इसलिए हूं कि मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं इतना अपाहिज नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के दुश्मन होते और वो होते फिर भी हम मोदी साहब के साथ रहते हैं। तो हम बहुत अकल से, होशियारी से, और जो लोग एतराज करते हैं, डोंट चैलेंज अवर सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। हम लोग जो कर रहे हैं बहुत सोच के, समझदारी से। जो बात आपने कही है और जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, उससे बहुत ही खतरनाक और घिनौने चेहरे गुजरात में थे। गुजरात में थे और आज से नहीं थे, 25 साल से थे। और गुजरात का मुसलमान उनको भुगत रहा था। और नरेंद्र मोदी साहब ने उनका जो सफाया किया है वो आप गुजरात में जाके देखिए। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि मोदी साहब को उनके बारे में कोई फिक्र करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो जो डेवलपमेंट का और जो इंक्लूसिव ग्रोथ का काम करेंगे तो अपने आप ये सारे लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। ये आने वाले दिनों में इनका कोई नामो निशान नहीं होगा, जैसे गुजरात में हो गया है जी। तो ये मुझे इससे कोई आपत्ति भी नहीं है, ये करते रहे। और इनके एजेंडे में तो 80 साल से ये सारी चीजें हैं। मुझे तो हंसी आती है इनके एजेंडे पर। यानी ये घर वापसी की जो बात करते हैं तो हंसी इस बात पे आती है कि 90 करोड़ हैं ये, और ये 90 करोड़ में 50 करोड़ बेचारे गरीबी में जी रहे हैं। उनके घरों में पानी नहीं है, उनके पास सैनिटेशन नहीं है, उन 50 करोड़ की तो फिक्र नहीं है, और वो 2-3 लाख की बात करते हैं। जफर साहब, तो आपने जो बात कहा कि आपको इन लोगों की फिक्र नहीं है, आप इनसे परेशान नहीं है, मोदी साहब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये सवाल भी उठता है कि प्रचंड बहुमत मोदी जी को मिला, वो क्यों नहीं इन लोगों पर लगाम लगा सकते? ये सवाल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश भगवती भी अभी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को जरूरत है कि वो ज्यादा जोर से बोलें और बुलंद आवाज में लोगों को खामोश करने के लिए, और इनके ऊपर लगाम लगाएं या रोक लगाएं। नगमा जी, वो गुजरात में भी नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले मोदी साहब। उन्होंने काम करके इनका सफाया किया, काम करके। और मैं यही चाहूंगा कि मोदी साहब कुछ ना बोले, अपने काम के जरिए इनको सफाया कर दें इन लोगों का, और वो हो जाएगा। वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है कमाल फारूकी साहब की ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, जैसे प्रवीण तोगड़िया बरेली में गए और वो जो 4 बच्चे पैदा करने की बात है उसको उन्होंने दोहराया, वीएचपी से हैं वो, तो क्या वीएचपी या प्रवीण तोगड़िया जैसे जो नेता हैं उनको फ्रिंज एलिमेंट कह के या वो हाशिए पे है कहना दुरुस्त होगा? उनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारे सरेशवाला भाई भी बराबर ये बात कहते हैं कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे। खुदा करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हमको ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो पूरी जो संघ परिवार की, जब हम संघ परिवार की बात करते हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी भी उसका हिस्सा है, संघ परिवार से अलग नहीं है। तो जब हम संघ परिवार की बात करते हैं, संघ परिवार का जो एजेंडा आज से नहीं
बल्कि 1928 से ऑनवर्ड जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर अब काम करने का मौका मिला है, क्योंकि इनकी नजर में शायद ऐसा लग रहा है कि पहली मर्तबा एक मसीह हमको आजादी मिली है, जैसे इनके यहाँ के कुछ लोग बाकायदा कह भी रहे हैं। पोलराइजेशन की बुनियाद के ऊपर मोदी जी को वोट नहीं मिला है, मोदी जी को वोट मिला है विकास की बुनियाद पर मिला है, गुड गवर्नेंस की बुनियाद पर मिला है, ब्लैक मनी लाने की बुनियाद पर मिला है, सबका साथ सबका विकास की बुनियाद पर मिला है। ये मेन एजेंडा है। वो हिंदू तो पूरे कंट्री को हिंदू बना दो, वो एजेंडा नहीं था। 2022 और 2025 तक मुसलमान और क्रिश्चियन सबको खत्म कर दो, वो एजेंडा नहीं था। बस एक 4 बच्चे, यानी कि औरत को बस एक प्रोडक्शन मशीन बनाकर 4 बच्चे और 8 बच्चे, वो एजेंडा नहीं था उनका। उनका एजेंडा कतन वो नहीं था जब उन्होंने वोट मांगा था कि वो इस तरह से उन लोगों को अलाउ करें। हमारी जो तकलीफ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर खामोश है। इसके 2 मतलब हैं कि वो बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि ये भी हो सकता है कि भाई चलो करते रहो तुम। अगर प्राइम मिनिस्टर जितने पावरफुल हैं, वो किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है मोदी जी के आगे कोई बात कर सके, किसी सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं है कि लब हिला सके मोदी जी के आगे। इनकी क्या मजाल है अगर ये कह दिया जाए खबरदार हिंदुस्तान को डेवलपमेंट एजेंडे को पर चलने दो, इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की बातें, इस तरह से मुल्क को तकसीम करना मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं मोदी हूं। क्यों नहीं किया उन्होंने आज तक ऐसा? क्या मोदी जी जो ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे जफर सरेशवाला ने कहा कि उनका स्टाइल नहीं है, वो गुजरात के वक्त भी वो बोलते, बार बार नहीं बोलते, तो उन्होंने काम करके दिखाया। उनका कहना है गुजरात में काम करके दिखाया, अभी भी वो काम करना चाहते हैं। काम भी हुआ गुजरात में, काम तमाम भी बहुत हुआ। गुजरात में कत्लेआम हुआ, दुनिया जानती है जी, और उसके लिए हम सारी दुनिया में शर्मिंदा हैं। उसके बाद 2002 के बाद उन्होंने काम किया है, उन्होंने क्या सोच के कहा, एक भी मुसलमान को इस पार्टी ने वहां टिकट नहीं दिया, फिर भी वो कहते हैं वहां काम हुआ। अभी है ना, वो अलग बात है, उसका अलग जवाब दूंगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूं कि मुसलमानों ने इन 12 साल में जो तरक्की की है, पिछले 40 साल में नहीं की थी। बिल्कुल, हम तो गुजरात में रहते हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं कि जिनको गुजरात की ABCD नहीं मालूम, ठीक है, और जो कभी आए नहीं है। कह रहे हैं आपने अहमदाबाद में मौलाना मेहंदी हसन भी जो है, मैं गरीबों में मैं काम करता हूं। जफर साहब, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने जितनी तरक्की की है इन 12 सालों में, 40 सालों में नहीं की। जफर साहब आपके साथ साथ मौलाना मेहंदी हसन है अहमदाबाद से। आपको क्या लगता है मौलाना मेहंदी हसन के गुजरात में अब आप के साथ वो कहानी जुड़ी रही है कि आपने मोदी को एक दफ़ा टोपी पहनाने की कोशिश की थी, स्कल कैप जो टोपी पहनी जाती है, लेकिन उन्होंने नहीं पहनी और उसको लेके बड़ा रंज रहा। वो एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक चीज़ थी, पर इसको अगर हम छोड़ भी दें तो क्या साथ लाने की कोशिश वहाँ पर तमाम लोगों को मोदी जी ने की है, या अब आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ बदली है? मोदी साहब के अंदर अगर सद्भावना होती तो जाहिर हो जाती, बदभावना थी वो जाहिर हो गई अब। और ये जो एक बात है, RSS के जो भी इंसान है, तो पूरा भाजपा हो या न हो, मगर अब मैं ये कहूंगा कि RSS यानी मोदी, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी साहब, जो भी है वो सब मोदी है, बजरंग दल यानी मोदी, विश्व हिंदू परिषद यानी मोदी। साफ बात, एक ही बात, शॉर्टकट, मोदी के मुख में राम और बगल में छुरी है। हथियार उनके पास RSS का है और काम विकास का है। क्या आप विकास के एजेंडे को नुकसान पहुंचा रहे, जो तमाम उद्योग जगत कह रहा है? मैं बता दूं, ज्योत्सना सूरी हैं, अध्यक्ष हैं फिक्की की, उन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया कि उत्तेजक बयानों की जरूरत नहीं है, ये विकास के लिए घातक है, उन पर लगाम लगानी चाहिए। अजय श्रीराम, उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस क्लियर, हम सरकार से खुश हैं, पर सरकार को कहीं ना कहीं अड़चन आती है। तो ये तमाम ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो बड़े परेशान हैं कि आप लोग विकास करने नहीं दे रहे हैं। चूंकि मीडिया इसे बहुत ज्यादा अतिशय इसको पब्लिसिटी दे रही है ऐसी घटनाओं के लिए, इसलिए एक प्रकार का परसेप्शन बन रहा है, मीडिया पब्लिसिटी दे रही है, और इसलिए हो रहा है। यह चीज जो है वो कांग्रेस को सूट करता है। और जो बात इन्होंने कही, मैं से जुड़ी हुई बात कहना चाहता हूं। और एक बात जो रागी जी ने कही, शुरू से मैं सोचता था कि मैं मीडिया का हूं तो मुझको तो उस आक्षेप का जवाब देना चाहिए। मीडिया तो जनाब आज इतना डरा हुआ है, इमरजेंसी में तो डर समझ में आता था, इंदिरा गांधी करते थे क्योंकि इमरजेंसी थी, अभी इमरजेंसी नहीं है फिर भी मोदी करते हैं। और बहुत कम चैनल हैं, बहुत कम अखबार हैं जो अपनी आवाज़ ईमानदारी से बुलंद कर रहे हैं, और आपको लगता है कि जो है वो लोग जो है वो मोदी को बहुत वो दे रहे हैं। झारखंड हो या कहीं पर हो, एक तरफ हम बोलेंगे विकास, तो वो मध्य वर्ग को खुश करने के लिए, लोअर मिडिल क्लास को नौकरी की चर्चा, सब बढ़िया मैसेजिंग करेंगे, और लोग नीचे लेवल में जो है पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स चलता ही जाएगा, ये चल रहा है।
तो ये सबसे तो अगर भारतीय जनता पार्टी बोले कि नहीं सरकार ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है, तो इसको रोक लगा जाए, लेकिन रोकेंगे नहीं। जूही सिंह को शामिल करना चाहती हूँ, बहुत देर से खामोश सुन रही हैं, समाजवादी पार्टी से हैं आपको क्या लगता है जूही सिंह, आप मुस्कुरा रही हैं तमाम बातों को सुन के, क्या आरएसएस और प्रधानमंत्री यानी बीजेपी का एजेंडा अलग अलग है या एक है? आरएसएस और वीएचपी इनके सहयोगी हैं या इनकी नींव है बीजेपी की, इनका अहम हिस्सा है। जमीन पर ये बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए काम करते हैं। और जो बार बार मैं सुन रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक गुड गवर्नेंस का एजेंडा है, एक डेवलपमेंट का एजेंडा है, किसका विकास वो कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? हमारी 20% आबादी है, मुस्लिम आबादी है। एकदम अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग, सुरेश वाला जी ने कहा कि मोदी जी सबका सफाया कर देंगे। मैं दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूं। जो मेरे भाई ने बहुत प्रेम से एक बात कहने की कोशिश करी कि बीजेपी और संघ परिवार दोनों अलग अलग हैं। नहीं साहब, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसकी वजह यह है कि हरियाणा के अंदर एक चीफ मिनिस्टर बने, वो संघ चालक थे। उन्होंने आने के बाद, और मैं खुदा ना करे किसी तरह से भी भगवत गीता के लिए किसी भी तरह का कोई ऐसा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ना कर सकता हूं, ना मुझे अलाउड है इस्लामिकली कि मैं उसमें कोई किसी तरह से डिसरेस्पेक्ट करूं। लेकिन एक बात ये बतलाइए, ये भगवत गीता सारे स्कूलों के अंदर क्यों पढ़ाई जाएगी साहब? कुरान क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? बाइबल क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी? ये सेक्युलर मुल्क है, हिंदू मुल्क है। ये कौन जवाब देगा इस बात का? ये मोदी जी क्यों नहीं जवाब दे रहा इस बात का? ये क्या बात हुई? आप कहते हैं कि संघ परिवार और आरएसएस दोनों अलग अलग हैं। ये अलग कहां है? ये तो वही एजेंडा है जो आरएसएस का एजेंडा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वाकई ऑनेस्ट होते, चीफ मिनिस्टर वो हैं जो मोदी जी के बिल्कुल सेकंड इन कमांड थे। गुजरात में इन्होंने इलेक्शन लड़ाया था, अब मोदी जी के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं कहा खबरदार, ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है? आपके पास आऊंगी, पर पहले इसका आप जवाब, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि तमाम स्कूलों में इस तरह की भगवत गीता पढ़ाने की बात, या एक हंगामा मच गया कि जब क्रिसमस है तो उस दिन हम गुड गवर्नेंस डे मना लें, तो ये किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को बदलने की कोशिश जो हो रही है, वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाठ्यक्रमों को बदलने की जो बात है वो तो पिछली सरकार जब थी वो हमेशा इनके एजेंडे में रहता है कि अपने हिसाब से हम इतिहास रचेंगे, अपने हिसाब से हम लोगों को पढ़ाएंगे जो पढ़ाना चाहते हैं। और बीच में तो यहाँ तक हमने सुना था कि नरेंद्र मोदी जी की जीवनी भी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली है। और जो मैंने शुरू में आपको याद दिलाया था कि आज के दिन 18 जनवरी 1948 को 12 दिन बाद गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जब उस दिन ये डिक्लेरेशन पास हुआ, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, तब गांधी जी ने एक बहुत ही भावुक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने एक मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार सरकार के खर्च पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार सेक्युलर है और उसमें जनता से पैसा इकट्ठा कीजिए। ये देश जो है धर्म के एजेंडे पर नहीं चल सकता। ये गांधी जी ने 1948 में कहा। उसके बाद में उन्होंने गीता से पाठ पढ़ा, फिर उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। 12 दिन बाद एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। आज इस दौर में अगर हम फिर ये कहते हैं कि नहीं, छोटी सी बात है, अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तब भी आप कह सकते थे गांधी जी छोटी सी बात के ऊपर अनशन कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, लोगों की जान जो है वो ताक पर है, लोगों का जीवन ताक पर है। विकास के नाम के ऊपर आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री बोलें। मैंने पहले कहा था उनमें इतनी ताकत है, अगर प्रधानमंत्री बोल देंगे। आज अध्यक्ष जो है वो भी उनके सामने बौना है, संघ भी अभी चुप है, तो प्रधानमंत्री जी की आवाज सुनी जाती है और वो कहें कि मैं ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये चीजें नहीं होंगी। आपने कहा वो बोलते प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए, खोलना चाहिए जी। कुछ दिन पहले मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मोदी साहब को मिले थे, तो उसके पस मंजर में आपको बोलता हूं। उन्होंने मोदी साहब को 4 बातें की और मोदी साहब ने वहां कही 4 बातें। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुसलमान कौम जो है इसको पढ़ाओ और बढ़ाओ, और इसको एजुकेटेड बनाने के लिए जो भी जरूरत है वो हम करेंगे। दूसरी बात, मुस्लिम ग्रुप ने यह कहा कि मोदी साहब हम आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहते हैं। सिर्फ एक ये कि मुसलमान को इस मुल्क में मौका ही नहीं मिला कभी भी एक्सेल करने का, तो आप वो मौका फराहम करिए। दूसरी बात, मुसलमानों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए जी। उस पर मोदी ने 2 बातें कही कि बिल्कुल हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा अगर इस मुल्क की हर कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता तो हम फेल हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि ये एजेंडा हर कौम तक पहुंचे। और मुसलमान, और एक और बात की मोदी ने कि मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इस मुल्क का जो अमीर है वो गरीबों को जोड़ ले अपने साथ जी। एक अमीर अगर 5 गरीब को जोड़ता है तो मसला हल होगा। तो मेरे नजदीक ये बाकी सारी चीजें इररिलेवेंट हैं, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं बस। मुसलमान का एजुकेशन,
मुसलमान को मौका दो आप और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो। ये जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत सही बात है। मैं मानती हूँ कि मौका मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अगर अब बराबरी से मौका दें और उनको पढ़ाएं। हर एक लीडर बोलते हैं, लेकिन कमाल फारूकी साहब, क्या अब तक ये हुआ है जो सफर साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को मौका नहीं मिला अब तक? कांग्रेस है यहाँ पे, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता वहां पे बैठी हुई है, नेता समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं, अगर हम ये कहें कि मुसलमानों को अब तक मौका नहीं मिला है, अभी तक ये हालत क्यों है? क्यों मौका नहीं मिला? आप मानते हैं कि मौका नहीं मिला मुसलमानों को? दोनों बातें। देखिए, मैं बहुत ही रियलिस्टिक किस्म का एनालिसिस करने पर बिलीव करता हूँ। मुसलमानों की अपनी भी कमजोरी रही है जी। मुसलमानों ने मॉडर्न एजुकेशन की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दिया। सर सैयद अलैहि रहमा हमारे यहाँ मजे के उन्होंने एक क्षमा जलाई थी, होना तो चाहिए उस तरह के सर सैयद और पैदा होने चाहिए। बस एक सर सैयद और उसके आगे कुछ लोग आगे स्टॉप हो गया। दूसरी तरफ जो मजे की जो इवन कांग्रेस गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि उनके दौर के अंदर जो कुछ भी हुआ है, मुसलमानों की परसेंटेज, अगर IAS IPS, चलिए एक मिनट के लिए आपने मान लिया नगमा कि IAS IPS के अंदर भाई नहीं पढ़ोगे, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो IAS कैसे बन जाओगे, IRS कैसे मान ली बात आप। लेकिन क्या चौकीदार भी नहीं बन सकता? क्या वो ड्राइवर भी नहीं बन सकता? क्या वो पियून भी नहीं बन सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन चारों पांचों जो 4th क्लास एम्प्लॉइज की जो रेशियो है वो भी 1.8% है। कौन जिम्मेदार है इसका? गवर्नमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अभी हो रहा है, सेंट्रल में तो पहले दूसरी सरकार। ये माइंडसेट है। गरीबी है जो माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा है, वो SC के और ST के रिफ्लेक्ट पास में उसी परसेंटेज में है, तो इसलिए दे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। अगर आप SC और ST को प्रोटेक्ट करें, और ये माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात नहीं है।